हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीआर केज एजुकेशन। तो हमारा आज का मुद्दा है बेसिकली C4 साइकिल। C4 साइकिल, तो ये साइकिल समझना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन हमेशा की तरह हम लोग एकदम सिंप्लीफाई करके पढ़ा देंगे। थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो देखो C4 साइकिल, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हॉट एंड ड्राई फॉरेस्ट जिसको आप लोग सेमी एरिड फॉरेस्ट भी कहते हो, सेमी एरिड फॉरेस्ट। यहाँ पर क्या होता है, जो आपका टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है थोड़ा सा, ठीक है। लाइट ज़्यादा होती है और वाटर कम होता है, ठीक है। इन फॉरेस्ट में ये सब होता है। और यहाँ पर क्या होता है, इन फॉरेस्ट में आपके जो स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा दे आर पार्शियली क्लोज्ड, ठीक है। और आपकी रुबिस्को की इफिशियंसी यहाँ पर कम हो जाती है, जिसके कारण लेस कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन यहाँ के प्लांट्स कर पाते हैं। थोड़ा सा कम कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होता है इन प्लांट्स में, समझ गए, क्योंकि रुबिस्को की इफिशियंसी घट जाती है तो लेस CO2 यहाँ पर फिक्स होता है। तो हमने लास्ट लेक्चर में, आपको याद होगा, क्या कहा था कि C4 प्लांट्स के अंदर कुछ ना कुछ मैकेनिज्म होगा जिसके द्वारा क्या होगा, CO2 का हम लोग बढ़ा देंगे और रुबिस्को यहाँ पर भी कार्बोक्सिलेज की तरह एक्ट करेंगी। तो C4 प्लांट्स में हम लोग टेम्परेचर ज़्यादा होने के बावजूद इनमें कुछ ना कुछ एडाप्टेशन होगा, जिसके द्वारा हम लोग यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होने देंगे और CO2 को इफेक्टिवली यूज़ करेंगे। तो वी विल यूज़ CO2 इफेक्टिवली। क्लियर हो गया पॉइंट C4 साइकिल का? ओके। तो अब C4 साइकिल के अंदर C4 प्लांट्स आते हैं, तो जिनके NCERT में एग्जाम्पल्स है जो आपको याद होने चाहिए। तो C4 प्लांट्स के एग्जाम्पल्स लिख लीजिए। मोनोकॉट्स के अंदर इसके एग्जाम्पल है शुगर केन, मेज एंड जवार, जिसको आप लोग सॉरगम भी कहते हो, सॉरगम, ठीक है। और डाइकॉट्स के एग्जाम्पल है जिनमें C4 साइकिल होती है, वो है एमारैंथस और एट्रीप्लेक्स। तो ये कुछ प्लांट्स है जिनके अंदर C4 साइकिल आपको देखने को मिलती है। ओके, चलो भाई, आप समझते हैं C4 साइकिल को। अब जो भी इन रीजन्स के अंदर प्लांट है जिनके हमने नाम लिखी, इनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा एडाप्टेशन हो जाएगा जिसके द्वारा मैकेनिज्म होगा कि आपका CO2 का जो है फिक्सेशन इफेक्टिवली हो जाएगा। समझ गए ना ये तो कंसेप्ट? अब देखो क्या होता है, एडाप्टेशंस क्या क्या होते हैं इन प्लांट्स के अंदर। सबसे पहली चीज़ जो इन प्लांट्स के अंदर होती है वो होती है क्रैन्स एनाटॉमी। ध्यान से समझना भाई, थोड़ा सा थेरोटिकल पॉइंट है। क्रैन्स एनाटॉमी के अंदर आपको एनाटॉमी में पता होगा कि दो टाइप्स के सेल होते हैं, वन इज मीजोफिल सेल्स और देयर आर बंडल शीथ सेल्स, ठीक है। तो दो टाइप के सेल होते हैं। तो क्रैन्स एनाटॉमी में होता क्या है, आपके मीजोफिल रीजन जो होता है, मीजोफिल रीजन इज होमोजीनस, ठीक है। मीजोफिल रीजन इज होमोजीनियस, ठीक है। और आपके यहाँ पर होता है डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। समझना भाई, थोड़ा हेक्टिक हो सकता है आज का लेक्चर, लेकिन बहुत आसान है, ठीक है। ध्यान से समझते चलना। अब डायमॉर्फिक यानी कि क्लोरोप्लास्ट की मॉर्फोलॉजी दो तरह की हो सकती है। तो कौन से क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं, समझो। क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। एक तो स्मॉल हो सकते हैं या तो फिर लार्ज हो सकते हैं। स्मॉल वालों को आप लोग कहते हो ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। समझना भाई, बहुत आसान है। और लार्ज वालों को आप लोग कहते हो अग्रैनल क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। स्मॉल वालों को आप लोग ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट कहते हो और लार्ज वालों को अग्रैनल क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। फिर स्मॉल वाले आपके प्रेजेंट होते हैं मीजोफिल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये पॉइंट्स याद रखना, तभी खटाखट सवाल होंगे। और लार्ज वाले आपके प्रेजेंट होते हैं बंडल शीथ सेल्स के अंदर। स्मॉल वाले कहाँ पे होंगे, मीजोफिल सेल्स, और लार्ज वाले बंडल शीथ सेल्स। यानी कि ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे होंगे, मीजोफिल सेल्स में, और अग्रैनल विल बी इन योर बंडल शीथ सेल्स, ठीक है। और थोड़े से पॉइंट याद रखना कि आपके जो मीजोफिल सेल होते हैं वहाँ पर पेपकेज नाम की एंजाइम प्रेजेंट होती है, पेपकेज। यहाँ पर रुबिस्को इज एब्सेंट,
रूबिस्को इज एब्सेंट, और यहाँ पर रूबिस्को विल बी प्रेजेंट, रूबिस्को विल बी प्रेजेंट, यानी कि आपके ग्रैनुल क्लोरोप्लास्ट जो कि मीजोफिल सेल्स के अंदर है वहाँ पर आपके पेप्केज प्रेजेंट है लेकिन रूबिस्को एब्सेंट है, और रूबिस्को कहाँ पर प्रेजेंट है? आपके बंडल शीथ सेल्स के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, ओके ओके। अब अग्रैनुल के अंदर हमने क्या कहा कि आपकी रूबिस्को प्रेजेंट होगी। अब जो आप लोग साइकिल पढ़ोगे उसके अंदर आपको क्या करना है? CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है, आपका अल्टीमेट एम वही होना चाहिए। ठीक है, तो इस पाथवे को HS के पाथवे भी कहते हैं, जो आपकी C4 साइकिल है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज HS के पाथवे, हैच एंड स्लैक पाथवे कहते हैं इसको, हैच एंड स्लैक पाथवे, हैच एंड स्लैक पाथवे। ठीक है, अब हैच एंड स्लैक पाथवे को एकदम अच्छे से समझते, ध्यान से सुनना, आप बहुत अच्छे से समझेंगे इसको। ठीक है, समझो भाई बात को। NCERT की डायग्राम एज इट इज़ लेंगे हम लोग। ठीक है, अब सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपके C4 साइकिल में होगा वो होगा मीजोफिल सेल्स के अंदर। तो मैं इस सेल को नाम दूंगा मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल। ठीक है, और इस सेल को, नीचे वाले सेल को मैं नाम दूंगा बंडल शीथ सेल्स। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन वो होता है मीजोफिल सेल्स के अंदर, प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कहाँ पर होगा? मीजोफिल सेल्स के अंदर। और सेकेंडरी कार्बन डाइऑक्साइड अभी हम देखेंगे कैसे फिक्स होता है। सेकेंडरी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स वो होता है बंडल शीथ सेल्स। आप कहोगे 2 बार कैसे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रहा है? हम लोग देखेंगे साइकिल में। ठीक है, ओके। अब मीजोफिल सेल्स है, तो मुझे बताओ मीजोफिल सेल्स के अंदर एंजाइम्स कौन से प्रेजेंट है? क्या मीजोफिल सेल्स के अंदर आपकी रूबिस्को प्रेजेंट है? नहीं ना, रूबिस्को विल बी एब्सेंट। तो यहाँ पर अगर मैं CO2 को लेके आऊँ तो क्या आपके C3 साइकिल की तरह यहाँ पर RUBP के साथ रिएक्ट होकर रूबिस्को के प्रेजेंट में रिएक्शन होगी? नहीं होगी ना। तो यहाँ पर पेप्केज के साथ रिएक्शन होती है। ध्यान से सुनना, देखो होता क्या है, एटमॉस्फेयर से आते हैं आपके 6 CO2। अब एक बार प्रॉब्लम एक बार बता देता हूँ आपको। ठीक है, आपको अल्टीमेट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स कहाँ पर कराना है? बंडल शीथ के सेल्स के अंदर। लेकिन आपका जो CO2 है वो डायरेक्टली बंडल शीथ सेल्स में एंटर नहीं कर सकता, तो हमको CO2 के साथ कुछ ना कुछ लोचा करना पड़ेगा, तब जाके वो बंडल शीथ में एंटर होगा। क्यों? क्योंकि आपके स्टोमेटा पार्शियली क्लोज है, तो CO2 आसानी से अंदर आएगा क्या? नहीं ना। तो आपको CO2 को कैसे करना है? अंदर लेके आना है बंडल शीथ सेल्स के अंदर। तो उसके लिए हम लोग सब मामला करेंगे। ठीक है, आपका अल्टीमेट एम क्या है? मैं लिख ही देता हूँ, आप कन्फ्यूज हो जाओगे वरना। आपका अल्टीमेट एम, ध्यान से सुनो, सुनो सुनो, ध्यान से सुनते चलो। अल्टीमेट एम क्या है? टू ब्रिंग मोर CO2 in bundle sheath cells which was unable to happen earlier। ठीक है, अर्लियर। तो इसके लिए हम लोगों ने मैकेनिज्म किया। आपका अल्टीमेट एम क्या है? आपको इस CO2 को जो है आसानी से बंडल शीथ सेल्स के अंदर लेके आना है। अब होता क्या है, ध्यान से सुनो, रिएक्शन समझो अब एक एक करके। ठीक है, अब ये CO2 जो आता है और कुछ बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होता है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोनेट। ठीक है, कार्बोनेट के अंदर कन्वर्ट होता है, फिर ये कन्वर्ट हो जाता है बाइकार्बोनेट के अंदर। देखो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCO3- बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होगा। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड का होता है फिक्सेशन। फिक्सेशन मतलब क्या होगा? हम लोग इसकी रिएक्शन कराते हैं 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ पेप, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, दैट इज फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। अगर यहाँ पर रूबिस्को होता तो प्रॉब्लम ही नहीं थी, डायरेक्टली आप लोग RUBP के साथ रिएक्ट करा देते। आपको बंडल शीथ सेल्स में CO2 को भेजना क्यों है? क्योंकि आपका रूबिस्को जो है वो अल्टीमेटली बंडल शीथ्स में प्रेजेंट है, तो इसलिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर भेजना है। और यहाँ पर हम लोग C3 खेलेंगे बाद में, क्योंकि आपका जब रूबिस्को के साथ रिएक्शन होगी तो ऑटोमेटिकली अंदर C3 होगी। समझेंगे आप लोग, ध्यान से सुनो। 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट के साथ रिएक्शन हो जाएगी। फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट इज अ 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। कितने कार्बन होते हैं इसके अंदर? 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। अब ये रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम, दैट इज पेप्केज। 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ पेप्केज आपने पहले ही देखा था। पेप्केज मीजोफिल सेल्स के अंदर कौन सी एंजाइम प्रेजेंट थी? पेप्केज प्रेजेंट थी। और आपके बंडल शीथ सेल्स के अंदर क्या थी? रूबिस्को भी प्रेजेंट थी, और यहाँ पर पेप्केज भी प्रेजेंट होती है। यहाँ पर दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार, रूबिस्को भी प्रेजेंट होती है एंड पेप्केज इज ऑल्सो प्रेजेंट, दोनों प्रेजेंट होती है। और आपके मीजोफिल सेल्स के अंदर ओनली एंड ओनली पेप्केज इज प्रेजेंट। क्लियर है? अब देखो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ पेप्केज के साथ रिएक्शन होगी। अब कार्बन्स का हिसाब करो, समझो।
यहाँ पर कितने कार्बन है, 6 कार्बन, यहाँ पर कितने कार्बन है, 6 3 जा 18 कार्बन, तो आपको टोटल 24 कार्बन चाहिए। यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड विच इज़ अ 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। आप सोच के बताओ, अगर ये 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, आपको टोटल कार्बन कितने कंजर्व करने हैं, 24, तो इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तब 4 कार्बन बचेंगे, तो यहाँ पर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओके, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड यहाँ पर बनेंगे विच आर 4 कार्बन कंटेनिंग। इसके बाद क्या होता है रिडक्शन। ध्यान से सुनो, होता है रिडक्शन। रिडक्शन को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूंगा, ठीक है। रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर। रिडक्शन में क्या होता है, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH2 यूज़ हो जाते हैं। 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH2 आपके यूज़ हो जाएंगे और 6 वो NADP पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। और आपका ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड के अंदर। 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ मैलिक एसिड विच इज़ अ 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है। समझ गए, हो रहा क्या है, रिडक्शन हो रहा है। कितने NADPH2 यूज हो रहे हैं, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH2 आर बीइंग यूटिलाइज्ड। अब ये सेल मैलिक एसिड को यहाँ से यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर देती है। अब जो आपका मैलिक एसिड बना ना, वो आ जाएगा बंडल शीथ सेल्स के अंदर। देखो मैलिक एसिड आ गया बंडल शीथ सेल्स के अंदर। ये देखो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ मैलिक एसिड दैट इज 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड विच इज एंटरिंग इनटू द बंडल शीथ सेल्स। अब फिर से क्या होगा, फिर से इसको कन्वर्ट किया जाएगा आपके ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के अंदर, ठीक है। इसको फिर से कन्वर्ट किया जाता है 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अब आप बोलोगे भाई डायरेक्टली ऑक्सैलो एसिटिक क्यों नहीं आया। अब डायरेक्टली आ नहीं सकता ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, इसलिए हमने मैलिक एसिड बनाया ना, क्योंकि मैलिक एसिड का ट्रांसपोर्ट ये मेम्ब्रेन अलाउड करती है, लेकिन ऑक्सैलो एसिटिक का ये मेम्ब्रेन अलाउड नहीं करती। तो अब 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है फिर से एक बार सेल के अंदर बन जाएंगे। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इज ऑल्सो 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना क्या चाहिए। यहाँ पर जैसे रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर रिडक्शन में 6 NADPH2 यूज़ हो रहा है, तो फिर से एक बार यहाँ पर 6 NADPH2 बन जाएंगे कि नहीं, क्योंकि उल्टी प्रोसेस हो रही है ना। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा आपका 6 NADP, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH2। क्लियर हो गया, यानी कि NADPH2 का हिसाब यहाँ पर नल्लीफाई हो गया। समझ गए, जितने यहाँ पर यूज़ हो रहे थे उतने वापस यहाँ पर बन जा रहे हैं, तो इसलिए इसका इफेक्ट हम लोग यहाँ पर नल्लीफाई कर देते। तो बन गया ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो अब मुझे बताओ इस कंपाउंड के अंदर टोटल कार्बन्स कितने, 6 × 4 24 हो गए कार्बन्स। अब इससे यहाँ पर बनता है 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बनता है। समझो भाई, रिएक्शंस याद करने पड़ेंगे आपको। 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड याद करो, पायरुविक एसिड आपका होता है 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। कितने कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, 3 कार्बन कंटेनिंग। इसका मतलब कार्बन लॉस हो रहा है, हर एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में से एक एक कार्बन लॉस हो रहा है। तो टोटल कितने कार्बन लॉस हो रहे हैं, टोटल 6 कार्बन लॉस हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ होगा भाई, यहाँ पर आपके 6 CO2 बाहर निकल गए होंगे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में से, तभी जाके नंबर कंजर्व हो रहा है ना। ध्यान से देखो, 6 4 जा 24, 6 3 जा 18, और ये 6 मिला के कितने हो रहे, 24। यानी कि इन दोनों में से ये प्लस होके ये बना दे रहे, ठीक है। तो 24 का हिसाब, यहाँ से 6 निकल गए और यहाँ पर आपके 18 बन गए, ठीक है। तो 6 CO2 आ गए। अब क्या होगा भाई, याद करो, अब 6 CO2 आ गए। आपको 6 CO2 देख के बहुत खुशी होनी चाहिए, हम लोग इससे ग्लूकोज बना सकते हैं। 6 CO2 आ गए। अब तो यहाँ पर रूबिस को भी प्रेजेंट है, फिर यहाँ पर ऑपरेट हो जाएगी आपकी C3 साइकिल। याद करो, क्योंकि आपके बंडल शीथ सेल्स के अंदर रूबिस को प्रेजेंट है कि नहीं, बंडल शीथ सेल्स के अंदर रूबिस को भी प्रेजेंट है और RUBP भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आपकी C3 साइकिल ऑपरेट हो जाएगी। अब मुझे बताओ C3 साइकिल में कितने ATPs यूटिलाइज होते हैं, याद करो। C3 साइकिल में आपके 18 ATPs यूटिलाइज हो रहे थे और 12 NADPH2 यूज़ हो रहे थे, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपकी C3 साइकिल ऑपरेट हो रही है और आपके कितने ATPs यूज़ हो रहे हैं, 18 ATPs एंड 12 NADPH2। अब क्या होगा, आपके जो 6, मतलब आपने देखा कितनी चालाकी से हमने कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर भेजा। अब ये डायरेक्ट 6 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर अंदर नहीं घुस पा रहा था, ये जो 6 कार्बन डाइऑक्साइड है वो डायरेक्ट अंदर नहीं घुस पा रहा था। तो हमने उसके कुछ रिएक्शंस खेले और आइडिया से हमने कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ला ही लिया और यहाँ पर आपने C3 खेल दिया। समझ गए बात को, बिल्कुल समझ गए। अब देखो, अब 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड है, हम लोग इसको जो है फिर से एक बार मेसोफिल सेल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड दे आर वंस अगेन एंटरिंग इनटू मेसोफिल सेल्स। एक पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। अब यहाँ पर क्या होता है, देखो आपको फॉस्फोइनॉल पायरुवेट दिख रहा है, यहाँ पर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, इसमें कितने कार्बन है, 18,
और यहाँ पर कितने कार्बन है, 18 कार्बन। तो फिर आप लोग डायरेक्ट बना सकते हो ना भाई, नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड आर अगेन कन्वर्टेड इनटू 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। इस स्टेप के अंदर समझ गए, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोइनॉल पायरुवेट in the presence of very 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 important enzyme that is pyruvate dikinase। पायरुवेट डाइकाइनेस, क्लियर हो गया भाई, पायरुवेट डाइकाइनेस ये एंजाइम। और यहाँ पर यूटिलाइज होते हैं आपके 12 एटीपीज, 12 एटीपीज यूज होते हैं, ठीक है। कितने एटीपीज यूटिलाइज होते हैं यहाँ पर, 12 एटीपीज यहाँ पर यूटिलाइज होते हैं। तो इस तरीके से ये C4 साइकिल कंप्लीट होती है, यानी कि C4 साइकिल के अंदर C3 साइकिल ऑपरेट होती है, और वो C3 साइकिल आपकी ऑपरेट होती है बंडल शीथ सेल्स के अंदर, दिख रहा है, जिसमें 18 एटीपीज 12 NADPH2 यूटिलाइज होते हैं। अब यहाँ पर मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ कि मुझे यहाँ पर टोटल खर्चा बताओ कितना हो रहा है टोटल। देखो सबसे पहले तो C3 का हिसाब लिख देंगे हम लोग कि आपके 18 एटीपीज और 12 NADPH2 यूज़ हो रहे हैं, और यहाँ पर एक्स्ट्रा एटीपीज भी आ रहे हैं, देखो ये वाले पायरुवेट डाइकाइनेस के, तो और 12 एटीपीज आ जाएंगे प्लस 12 एटीपीज। तो टोटल देखो, टोटल अगर मैं लिखूँ हिसाब करके तो टोटल आपके पास आ रहे हैं यहाँ पर 30 एटीपीज एंड 12 NADPH2। तो ये हिसाब होता है आपके C4 साइकिल के अंदर, यानी कि कितने एटीपीज और कितने NADPH2 खर्च हो रहे हैं। इसको मैं हाईलाइट कर दूँ, 30 एटीपीज, एक्सक्यूज मी, हाँ 30 एटीपीज एंड 12 NADPH2 यहाँ पर यूटिलाइज होते हैं C4 साइकिल के अंदर। तो पूरी साइकिल आपको मैंने समझा दी। एक बार ध्यान से खुद एक बार साइकिल को ड्रॉ करो, आराम से समझ के ड्रॉ करो, काफ़ी आसान सी साइकिल है। क्या हो रहा है, 6CO2 अंदर आ रहा है, बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो रहा है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के साथ रिएक्ट हो रहा है, ऑक्सैल एसिडिक बन रहा है, ऑक्सैल एसिटिक एसिड फिर रिडक्ट होकर मैलिक एसिड बन रहा है। मैलिक एसिड को आप लोग मीजोफिल सेल से बंडल शीथ सेल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, मैलिक एसिड से फिर से एक बार ऑक्सैल एसिटिक एसिड बन रहा है, फिर उससे पायरुविक एसिड बन रहा है और 6CO2 बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पर C3 साइकिल फिर से ऑपरेट हो रही है, पायरुविक एसिड फिर से एक बार ट्रांसपोर्ट हो रहा है आपके मीजोफिल सेल्स के अंदर, और पायरुवेट डाइकाइनेस, जिसको मैं PDK भी लिख सकता हूँ, PDK पायरुवेट डाइकाइनेस, ठीक है। पायरुवेट डाइकाइनेस इस एंजाइम की मदद से पायरुविक एसिड इज वंस अगेन बीन कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। तो इस तरीके से अब याद करो कि मैंने यहाँ पर, आप याद करो मीजोफिल सेल्स के अंदर मैंने कहा था प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कहाँ पर हो रहा है, मीजोफिल सेल्स, जो कि आपको दिख रहा है ये वाला। अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, हक से लिख सकता हूँ कि सेकेंडरी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कहाँ पे होगा, आपके बंडल शीथ सेल्स में होगा। बंडल शीथ सेल्स के अंदर सेकेंडरी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होगा। दिख रहा है ना आपको कि ये कार्बन डाइऑक्साइड का आप लोग फिक्सेशन करा रहे हो विथ RUBP। याद करो, RUBP थी, फिर रुबिस्को एंजाइम थी, ठीक है, याद आ रही है रिएक्शन। तो C3 साइकिल यहाँ पर फिर से एक बार ऑपरेट हो जाती है। तो सेकेंडरी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कहाँ पे हो रहा है, बंडल शीथ सेल्स के अंदर हो रहा है। क्रिस्टल क्लियर हो गई पूरा का पूरा C4 साइकिल, एकदम आसान है बच्चों, ठीक है। अब मैं फिर से एक बार आपको इसके भी PR के स्पेशल क्वेश्चन, यहाँ पर मैं पॉइंट्स नहीं बताऊंगा क्योंकि साइकिल आपको पूरी याद होनी चाहिए, ठीक है। तो PR के सवाल है यहीं से आएंगे भाई, PR के स्पेशल पॉइंट्स, PR के स्पेशल पॉइंट्स, खटाखट आंसर देते चलो। एक बार साइकिल फिर से रिवाइज करो, वीडियो को पॉज करो, साइकिल को 2-3 बार खुद से बनाओ, खुद से सोचो नंबर ऑफ कार्बन्स कितने यूटिलाइज हो रहे हैं, क्या हो रहा है, और फिर इस क्वेश्चन के आंसर करने की कोशिश करो, ठीक है। डायरेक्ट वीडियो मत देखो, खुद से कुछ ना कुछ करो, ठीक है। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि भाई मैलिक एसिड सिंथेसिस कौन से सेल्स में हो रहा है, कौन से सेल्स में हो रहा है मैलिक एसिड सिंथेसिस, देखो मैलिक एसिड सिंथेसिस कहाँ पे हो रहा था, मीजोफिल सेल्स के अंदर, देख रहे हो। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा मीजोफिल सेल्स। सबका बराबर आ गया भाई, मीजोफिल सेल्स। याद करो मीजोफिल सेल्स के अंदर कौन से टाइप के क्लोरोप्लास्ट थे, ग्रैनल थे, भूलो मत, ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट थे, ओके। अब देखो आ गया, मैलिक एसिड सिंथेसिस हो गया। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्वेश्चन ले लेते, पायरुविक एसिड सिंथेसिस ये कहाँ पे हो रहा है, देख के बोलो। पायरुविक एसिड सिंथेसिस देखो, पायरुविक एसिड कहाँ पे सिंथेसाइज हो रहा है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड सेल्स के द्वारा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के द्वारा बंडल शीथ सेल्स में हो रहा है। तो इसका आंसर भी आ गया, इसका आंसर क्या आ गया, बंडल शीथ सेल्स, ओके। बंडल शीथ सेल्स शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ मैं, आप मत करा करो, ठीक है, ओके। अब आपको कुछ एक पॉइंट थोड़ा सा याद रख लो कि अगर आपका मैलिक एसिड नहीं है तो कई बार मैलिक एसिड की जगह
जगह आप लोग एस्पार्टिक एसिड का भी यूज़ कर सकते हो। एस्पार्टिक एसिड इट कैन बी ऑल्सो यूज्ड, ठीक है। तो एस्पार्टिक एसिड कैन ऑल्सो बी यूज, ठीक है, मैलिक एसिड की जगह। तो ये थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखो क्योंकि सवाल आ सकते हैं इस पर, ठीक है। अब आपने थोड़ा सा और एक पॉइंट याद रखो, जो आपकी एंजाइम थी लास्ट वाली पायरुवेट डाइकाइनेज PDK, ये जो होती है ये टेम्परेचर सेंसिटिव एंजाइम होती है। टेम्परेचर सेंसिटिव एंजाइम होती है, ये थोड़ा सा याद रहेगा। इट इज़ अ टेम्परेचर सेंसिटिव एंजाइम। ओके, अब अगर मैं आपसे और क्वेश्चन पूछूं, क्वेश्चन के आंसर देते चलो भाई, तभी जाके सीखोगे, ठीक है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ग्लूकोज कहाँ बन रहा है, ग्लूकोज कहाँ बन रहा है, सोचो। ग्लूकोज क्या आपके मीजोफिल सेल्स के अंदर बन रहा था? नहीं ना, ग्लूकोज अल्टीमेटली C3 साइकिल के द्वारा आपके बंडल शीथ सेल्स में बन रहा था। तो ग्लूकोज अल्टीमेटली कहाँ बन रहा है? आपके बंडल शीथ सेल्स के अंदर बन रहा है। ग्लूकोज अल्टीमेटली आपके कहाँ बन रहा है? ग्लूकोज इज सिंथेसाइज्ड इन बंडल शीथ सेल्स। क्लियर हो गया? हाँ, तो ग्लूकोज इज सिंथेसाइज्ड इन बंडल शीथ सेल्स, या फिर आप लोग लिख सकते हो अग्रैनल क्लोरोप्लास्ट। आपको समझ रहा है ना मैं क्या सिखा रहा हूँ? बहुत आसान है, एक बार रिवाइज करो साइकिल को। ये साइकिल को ना 2-3 बार बनाओ नोटबुक में, खुद से बनाओ इस साइकिल को पूरे, बहुत आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आपका केल्विन साइकिल या फिर केल्विन साइकिल या फिर इसको आप लोग क्या कहते हो? C3 साइकिल। केल्विन साइकिल या फिर C3 साइकिल, ये ऑपरेट कहाँ पर हो रहा है? ये ऑपरेट कहाँ पर हो रहा है? याद करो, केल्विन साइकिल C3 साइकिल कहाँ हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है। तो ये कहाँ पर हो रहा है? बंडल शीथ सेल्स के अंदर। क्रिस्टल क्लियर हो गया? बंडल शीथ सेल्स के अंदर ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। ओके, अब देखो, हाँ, अब मुझे टोटल एक बार खर्चा बता दो भाई। नहीं, खर्चे के पहले ये बात बता दो कि प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कहाँ पर हो रहा था? प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कहाँ पर हो रहा था? याद करो, प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कहाँ पर हो रहा है? आपके मीजोफिल सेल्स के अंदर, दिख रहा है आपको? तो प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन आपका हो रहा है मीजोफिल सेल्स के अंदर, मीजोफिल सेल्स के अंदर। और अगर मैं आपसे पूछूं कि सेकेंडरी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कहाँ पर हो रहा है, तो सेकेंडरी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन हो रहा है आपके, देख रहे हो, सेकेंडरी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ये हो रहा है आपके बंडल शीथ सेल्स के अंदर, बंडल शीथ सेल्स के अंदर। मुझे बताओ एक बार फिर से बता दो कि आपकी जो मीजोफिल सेल्स है उसके अंदर कौन सी एंजाइम प्रेजेंट है और कौन सी एब्सेंट है? यस, मीजोफिल के अंदर आपकी पेपकेस प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है? लेकिन आपकी रूबिस्को एब्सेंट है। और आपके बंडल शीथ सेल्स के अंदर क्या है? बंडल शीथ सेल्स के अंदर क्या है? बोथ प्रेजेंट, बोथ आर प्रेजेंट, ठीक है। हिसाब किताब की बात कर ली जाए। ओके, हिसाब किताब, ठीक है, समझो अब हिसाब को। अभी बताया था ना हिसाब। टोटल ATPs बताओ कितने खर्च हो रहे थे? टोटल ATPs हो रहे थे, एक तो C3 साइकिल से आ रहे थे आपके, C3 साइकिल में आपके यूटिलाइज हो रहे थे 18 ATPs। और लास्ट में जब पायरुविक एसिड से आपका, याद करो, लास्ट में जब आपका पायरुविक एसिड से जब फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बन रहा था, तब एक एंजाइम काम कर रही थी पायरुवेट डाइकाइनेज, तो ये कितने ATPs यूटिलाइज कर रही थी? 12 ATPs। तो प्लस कर दो, टोटल ATPs कितने यूटिलाइज हो रहे हैं? 30 ATPs। तो टोटल 30 ATPs आर बीइंग यूटिलाइज्ड, ठीक है। टोटल NADPH2 बताओ, टोटल NADPH2 जो C3 में यूटिलाइज हो रहे उतने 12 NADPH2। तो टोटल 30 ATP और 12 NADPH2 आर बीइंग यूटिलाइज्ड इन दिस साइकिल। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। अब आप बोलोगे ये NADPH2 क्यों नहीं काउंट कर रहे आप लोग? क्योंकि भाई इसका इफेक्ट नल्लीफाई हो रहा था ना, याद करो, यहाँ पर NADPH2 यूज हो रहे थे, लेकिन वापस बन के यहीं पर तो आ रहे थे वापस, एक बार ऑक्सैलो एसिटिक एसिड वापस बन रहा था ना, तो इसलिए इसका इफेक्ट तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो आप लोग NADPH2 कौन से काउंट करोगे? ये वाले बस। क्लियर हो गया? हाँ, आई होप। और देखो अब यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन हुआ क्या, मुझे बताओ। फोटो रेस्पिरेशन होने दिया हमने ऑटोमेटिकली CO2 की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर बढ़ा दी बंडल शीथ सेल्स के अंदर, देख रहे हो ना, कुछ खेल खेला और CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी। यानी कि भूलो मत इस पॉइंट को। तो अगर मैं आपसे पूछूं फोटो रेस्पिरेशन ये C3 में होगा क्या? C3 के अंदर होगा। और C4 के अंदर होगा क्या?
C4 के अंदर नहीं होगा। तो ज़्यादा इफिशियंट प्लांट, मोर इफिशियंट प्लांट कौन से है, मोर इफिशियंट प्लांट्स कौन से है फिर, C3 या C4? C4 विल बी मोर इफिशियंट देन C3, क्योंकि C4 के अंदर आपका फोटो रेस्पिरेशन इज बीइंग अवॉइडेड बाय यूजिंग सर्टन मैकेनिज्म, और C3 के अंदर फोटो रेस्पिरेशन से 25% कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस हो रहा था, जो कि C4 में हमने पूरी तरह से अवॉइड कर दिया। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हमने C4 साइकिल को कंप्लीट कर लिया है। तो C4 साइकिल इज़ 100% कम्प्लीटेड। एक बार C4 प्लांट्स के एग्जाम्पल्स देख के जाना, क्योंकि ये पूछता है कई बार सवालों में, ठीक है ना। C4 साइकिल के आपको ये जो एग्जाम्पल्स है ना, शुगर केन में ज्वार, सरगम, एमारैंथस, एट्रिप्लेक्स, पूछता है बोला आपसे सवाल, तो इसके एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से करके जाना। क्रायन्स एनाटॉमी के पॉइंट्स रट्टा मार लेना, ठीक है। साइकिल को 2-3 बार निकाल के प्रैक्टिस करना, याद हो जाएगी पूरी तरह से साइकिल, कुछ ज़्यादा ये नहीं है। आपका एम क्या है वो याद रखना, तभी जाके साइकिल बनाना, ठीक है। फिर PR के स्पेशल पॉइंट्स जो है, ये पॉइंट्स देखो, ये पॉइंट्स जो मैं आपको देता हूँ ना, इसको रट्टा नहीं मारना है, इसको रट्टा नहीं मारना है। आपको क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है, ठीक है। आप यहाँ से कॉन्सेप्ट पकड़ लो तो ये पॉइंट्स ऑटोमेटिकली आपको आ जाएंगे। आप देख रहे थे कॉन्सेप्ट से सारे पॉइंट्स ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं, तो इसको रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। आप लोग कर सकते हो। टोटल ATPs कितने यूटिलाइज हो रहे हैं, 30 ATP, 12 NADPH2। फोटो रेस्पिरेशन C4 प्लांट्स में नहीं होता, तब जाके मोर इफिशियंट प्लांट हमने क्या कहा, C4 प्लांट्स आर मोर इफिशियंट प्लांट। ओके, सो वी आर कंप्लीटेड C4 साइकिल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा गाइस, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग बातें करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। छोटा पॉइंट है लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस के साथ मिलेंगे, और इसमें कैम पाथवे आता है जो कि NCERT में नहीं गया है, तो हम उसको लेंगे नहीं, ठीक है, कोई यूज़फुल नहीं है वो। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस कर लेंगे, तो हमारा बेसिकली फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस खत्म हो गई, यानी कि C3 साइकिल डन हो गई, C4 साइकिल डन हो गई, C2 साइकिल इज बिन डन, और सब डन हो गया। यानी कि आपका लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन दोनों खत्म है। लाइट रिएक्शन भी डन है और डार्क रिएक्शन भी डन है, यानी कि कंसेप्चुअल पार्ट इस चैप्टर का खत्म हो गया है। अब बच रहा क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस एक बच रहा है। फैक्टर्स अफेक्टिंग के बाद हम लोग साइंटिस्ट के कुछ इन्फॉर्मेशन है वो एक करना है, और फिर उसके बाद हाँ, एब्जॉर्प्शन एक्शन स्पेक्ट्रम, जो कि थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है, एब्जॉर्प्शन एक्शन स्पेक्ट्रम। तो 3 पॉइंट्स हमने बच रहे, 3 पॉइंट्स बच रहे, उसको हम लोग अगले लेक्चर में, एक लेक्चर में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, या तो फिर मैक्स टू मैक्स और 2 लेक्चर्स लगेंगे मुझे इस चैप्टर को ख़त्म करने में। तो फिर से एक बार thank you very much to all, stay tuned with this channel, thank you, bye bye।